हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 98 यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर करें। आने वाली एजुकेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। फ्रेंड्स, अभी चल रहा है हमारी यूट्यूब चैनल में एसएससी जीडी 2022-23 का महायज्ञ क्लास। फ्रेंड्स, हमने पहले हिंदी जो क्लास था उसमें हमने कवर किया था क्या, हिंदी भाषा को। तो आज का जो हमारा क्लास रहेगा वो दूसरा रहेगा और इसमें आज हम कवर करने वाले हैं अध्याय 2 को, ध्वनि को। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं और ध्वनि को बारीकी से विस्तृत करते हैं और अध्ययन करते हैं। आज का चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। संरचना की दृष्टि से वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई है। संरचना की दृष्टि से वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई है और वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड संभव नहीं है, जैसे कि आ, का, च, प इत्यादि वर्ण के अंतर्गत अक्षरों की प्रवृत्ति, ध्वनि, चिन्ह तथा शब्द निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन होता है। वर्ण के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं और हिंदी वर्णमाला में 46 वर्ण हैं और इसके अतिरिक्त 3 संयुक्त वर्ण। याद रखना, हिंदी वर्णमाला में 46 वर्ण हैं और इसके अतिरिक्त 3 संयुक्त वर्ण हैं। 3 संयुक्त वर्ण हैं और एक मिश्रित वर्ण है तथा 2 अयोग्य वर्ण भी हैं और इन वर्णों को स्वर तथा व्यंजन में बांटा गया है। तो चलिए हम पहले स्वर वर्ण को देखते हैं। स्वर वर्ण क्या बोलता है कि स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। याद रखना कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है और स्वरों को उनके उच्चारण के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है, ह्रस्व या दीर्घ। आ, ई, उ ये ह्रस्व स्वर है और इसके उच्चारण में कम समय लगता है। आ, ई, उ, ए, ओ, औ और औ तथा ऋषि ये दीर्घ स्वर है, क्योंकि ह्रस्व स्वर की तुलना में इन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है और ए और ए, ओ, ओ, ओ को संयुक्त स्वर की कहा जाता है। वस्तुतः इनकी संरचना 2 स्वरों से मिलकर हुई है। ऋषि स्वर ये वर्ण है, किंतु तत्सम शब्दों में ही यह स्वर ही स्वतंत्र रूप से शब्द के आरंभ में आता है और अयोग्यवाह कहलाने वाले 2 वर्ण आ अनुस्वर तथा अम और आह ये विसर्ग हैं और इनका प्रयोग स्वर एवं व्यंजनों के साथ किया जाता है। आह विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में व्यंजनों के अंत में होता है, जैसे कि प्रत्यय स्वर वर्ण व्यंजनों के साथ शब्दों में मात्रा के रूप में होता है और शब्द के प्रारंभ तथा अंत में ही ये स्वतंत्र रूप में आते हैं और मध्य में कभी नहीं। स्वर रहित व्यंजन के अंत में हलंत लगाकर शब्द पूर्ण किया जाता है और स्वरों का उच्चारण स्थान कंठ है, जिनका उच्चारण वायु निष्कासन के माध्यम से होता है। व्यंजन वह वर्ण है जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है और प्रत्येक स्वतंत्र वर्ण के उच्चारण में आ स्वर की ध्वनि लिपि होती है और हिंदी के व्यंजनों की संख्या 33 है।
स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजनों की संख्या 33 है। तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ एवं ऊष्म। अब स्पर्श व्यंजन क्या बोलता है कि स्पर्श व्यंजन का उच्चारण किसी विशेष अंग अथवा अंगों की सहायता से होती है और इनका उच्चारण में कंठ के अतिरिक्त जिह्वा द्वारा तालु और मुद्रक, दंत, कोष्ठक इत्यादि स्थानों से स्पर्श से होता है और इसके वर्ग के व्यंजन भी कहा गया है, जैसे कि वर्ण, वर्ग और वर्ण। इधर देखते हैं वर्ग क्या बोलते हैं। का वर्ग में का, ख, ग, घ, डा ये कर्ण के उच्चारित वर्ण है और चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, एंगा ये तालु से उच्चारित वर्ण है। अब टा वर्ग में टा, ठा, डा, ठा, अड़ा ये मुद्रा से उच्चारित वर्ण है और ता वर्ग में ता, था, ता, धा, ना ये दंत से उच्चारित वर्ण है। पा वर्ग में पा, फा, बा, फा, मा ये ओष्ठ से उच्चारित वर्ण है और वाकई में जो है उनका उच्चारित वाकई में होता है। अंतस्थ व्यंजन में या, रा, ला, वा ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये वर्ण स्वर तथा व्यंजन के मध्य स्थित है और जिस कारण अंतस्थ कहलाते हैं और ये आधे स्वर तथा आधा व्यंजन है और इनके उच्चारण में जिह्वा विशेष सक्रिय नहीं रखती है, जैसे कि अन्य वर्णों में होता है। आधुनिक काल में रा तथा ला को पूर्ण व्यंजन माना जा रहा है, जबकि या और वा ही अंतस्थ व्यंजन के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। और ऊष्म व्यंजन क्या बोलता है कि सा और सा, हा को ऊष्म व्यंजन माना गया है। इनको ऊष्म व्यंजन इसलिए माना जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में घर्षण से उत्पन्न वायु का निष्कासन होता है। इसके अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 3 संयुक्त व्यंजन इच्छा, त्रा और क्या भी शामिल है। स्रा एक मिश्र वर्ण है। ये संयुक्त व्यंजन 2 वर्ण संयोग से बने हैं, जैसे का प्लस सा एक छत्र हो गया और ता और रा ये त्रा हो गया, अद्जा और आ ये क्या हो गया, सा प्लस रा ये स्रा हो गया और डा एवं ढा 2 ऐसे व्यंजन हैं जो कि द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। शब्दों के अंत एवं मध्य में डा और ढा वर्ण का प्रयोग होता है, जबकि प्रारंभ में डा और ढा कभी नहीं आते और वह डा और ढा की प्रयुक्त होता है। व्यंजनों का उच्चारण वर्गीकरण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के उच्चारण को 8 भागों में बांटा गया है। स्पर्श, संघर्षी और अनुनासिक और पार्श्विक और प्रकस्पित और उद्दचित और अर्धस्वर। स्पर्श में क्या होता है, का, ख, गा, घा, टा, ठा, डा, ढा, डा, ढा, ता, था, दा, धा, पा, फा, बा, भा। और स्पर्श संघर्षी में चा, छा, जा, छा और संघी में फा, सा, ह, जा, सा और अनुनासिक में डा, इंगा, अड़ा, ना, मा और पार्श्विक में ला और प्रकंपी में रा और उच्छादित में डा और ढा और अर्धस्वर में या और वा। ये वर्ण तथा ध्वनि विचारीय प्रयत्न के आधार पर संपूर्ण व्यंजनों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, अल्प प्राण और महाप्राण। प्रत्येक वर्ण समूह का पहला, तीसरा तथा 5वां वर्ण
ये अल्प प्राण कहलाता है। और महाप्राण वर्णों की उच्चारण की श्वास की अधिक मात्रा निष्कासित होती है और प्रत्येक वर्ण का दूसरा चौथा तथा सभी उसमें वर्ण महाप्राण है। जैसे कि का, गा, डा, चा, जा, उ, डा, डा, रा, ता, दा, ना, पा, बा, मा, या, रा, ला, वा, डा इत्यादि अल्प प्राण व्यंजन है और उनके उच्चारण में हवा की कम मात्रा तथा हवा कम शक्ति के साथ बाहर आती है। और खा, गा, झा, झा, डा, ढा, था, पा, भा, सा, हा ये महाप्राण व्यंजन है और इसके उच्चारण में हवा की अधिक मात्रा एवं हवा अधिक शक्ति के साथ बाहर आती है। ध्वनि की उच्चारण में तंत्रियों के कंपन की प्रक्रिया होती है और इन कंपन के कारण वर्ण के आधार के साथ ही तरंग वायु के साथ बाहर आती है और इन्हें घोषक कहा जाता है। और इसके आधार पर वर्णों को दो भागों में विभाजित किया गया है, संघोष एवं आघोष से। जब स्वर तंत्रियां एक दूसरे के निकट आकर वायु में कंपन पैदा करते हुए ध्वनि के उच्चारण में सहायता करते हैं और तो ऐसी ध्वनि को संघोष कहते हैं। और सभी स्वर वर्ण प्रत्येक व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण या रा, ला, वा तथा हा ये संघोष कहलाते हैं। अवघोष ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां दूर रहती हैं तथा वायु स्वर तंत्रियों में मिलकर तंत्रियों से बिना कंपन के निकल जाती हैं। जैसे व्यंजन वर्ग का पहला दूसरा तथा सा ये ऊष्म वर्ण अवघोष हैं। फिर राजस्व घात एवं बलाघात, ये राजस्व एवं बलाघात का संबंध शब्दों के उच्चारण के समय वर्ण पर पड़ता है। इसके बाद शब्दों को समझने की चेतना सामने आती है और शब्दों का उच्चारण करते हुए किसी वर्ण पर आधारित बल दिया जाता है और उसे स्वराघात कहते हैं। और यह बल स्वर पर आधारित होने के कारण स्वराघात कहलाता है। फिर बालघात का प्रभाव वर्ण के बदले शब्दों पर पड़ता है। बलाघात ये विशेषण के समान अर्थ का निवारण तथा परिवर्तन में सहायक प्रदान करता है। और अनुतान उच्चारण के आरोह और अवरोह को अनुतान कहते हैं। यह आरोह और अवरोह शब्द तथा व्यक्त का सही अर्थ प्रदान करता है और मात्र विचार व्यंजन तथा स्वर के सहयोग से जो रूप परिवर्तन होता है उसे मात्रा कहते हैं। और प्रत्येक स्वर की अपनी मात्रा है। आ के लिए कोई मात्रा चिन्ह निर्धारित नहीं है क्योंकि यह सदा व्यंजन के साथ उच्चारित होती है। अब हम आगे देखते हैं क्या प्रश्नमाला क्या कहता है। पहला प्रश्न है वा का उच्चारण स्थान है। वा का उच्चारण स्थान है वा। पोस्ट कहाँ से होता है इसका उच्चारण वा का? तो इसका ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो ये इसका अंतस्थ इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो वा का उच्चारण स्थान हो जाएगा क्या?
ए यानी कि क्या, दंतोष्ट। सॉरी, दंतोष्ट में तो वाह आता ही नहीं यार, आता ही नहीं। चलो ठीक है, ऊ का उच्चारण ओष्ठ हो जाएगा। तो इसके प्रश्न मेरे को कुछ समझ में आता नहीं। ये ऊ का ध्वनि क्या हो जाएगा, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। इसका दूसरा इसमें कंठ है, कंठ से हो जाएगा। और का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, का। तीसरा प्रश्न का इसका भी उत्तर ये हो जाएगा, इसका भी कंठ हो जाएगा। और निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है, सा, हा, ला, अच्छा। तो इसका चौथा का सही उत्तर हो जाएगा डी, अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है, वा, वा, बा, रा, ला। तो पांचवा का भी डी ही हो जाएगा। पांचवा का आंसर हो जाएगा क्या, बी, बा। तो इसके वर्णमाला मेरे को कुछ से समझ में नहीं आता, आप लोग देख लेना। कुछ इस तरह वर्णमाला। काफ़ी लंबा क्लास हो जाएगा, सारे के सारे अगर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ जो मुख्य तथ्य जो कहता है। तो ध्वनि के बारे में आप लोगों को पूरा मैं विस्तृत से जानकारी दे दिया हूँ। ये प्रश्नमाला है, प्रश्नमाला तो किसी भी तरह से तैयार हो सकता है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। आप लोग जो है याद रखना, ध्यान रखना। मिलते हैं अगले क्लास के साथ, अगले टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक रहेगा हमारा वाक्य रचना एवं वर्तनी शुद्धि का। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।